अधिकार। आज के इस लेक्चर में हम अधिकार क्या हैं, कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को एक राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की आवश्यकताएं, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकारों के बिना हम मनुष्य के सुखमय जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान की गई वो परिस्थितियां हैं जिनमें रहकर व्यक्ति अपना उच्चतम विकास कर सकता है। व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनको समाज के द्वारा मान्यता दी जाती है और राज्य उनको संरक्षण प्रदान करता है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार की डेफिनेशन देते हुए वारकर ने कहा है कि अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के अधिकतम विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनकी उपलब्धि राज्य द्वारा संरक्षित होती है। हम यदि इन परिभाषा को देखें, लास्की की परिभाषा को देखें और वारकर की परिभाषाओं को देखें, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि अधिकार व्यक्ति को प्रदान की गई वो अवसर हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना विकास करता है। दूसरा, अधिकार राज्य के द्वारा संरक्षित होते हैं और व्यक्ति एक समाज में रहता है और समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली है कि अधिकार सामाजिक हित में होते हैं। दूसरा, अधिकार समाज के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों का जो संरक्षण है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। यदि व्यक्ति के किन्हीं अधिकारों का उल्लंघन किसी दूसरे व्यक्ति या किसी संस्था या राज्य के द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति को न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। अधिकार अपनी प्रकृति से लोक कल्याणकारी होते हैं, अर्थात ये सभी के व्यक्तियों के हित में होते हैं। कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह से करता है कि अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके। अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है और नैतिक अधिकारों को राज्य के द्वारा कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती। यदि नैतिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के द्वारा इन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता, लेकिन समाज में जो नैतिक नियम होते हैं उनके आधार पर यह माना जाता है कि व्यक्ति को कुछ प्रकार के अधिकार, नैतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अधिकारों का जो दूसरा प्रकार है वो है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार से तात्पर्य वो अधिकार हैं जो कि एक राज्य के संविधान के द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है यदि किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायपालिका के द्वारा या राज्य के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त होता है। कानूनी अधिकार के फिर दो भेद किए जाते हैं, एक तो नागरिक अधिकार और दूसरे राजनीतिक अधिकार। जो नागरिक अधिकार हैं वो किसी व्यक्ति को किसी राज्य के
नागरिक होने के नाते मिलते हैं। इसके अलावा इनमें से जो नागरिक अधिकार हैं वो उस राज्य के नागरिक को तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन कुछ स्थिति में उस राज्य में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को भी नागरिक अधिकारों के कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक अधिकारों में सबसे पहला जो अधिकार है वो है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार नागरिक अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। जीवन के अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और ये सबसे ज़्यादा मौलिक और आधारभूत है। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने जीवन की रक्षा करे। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन को अंत करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति आत्मरक्षा हेतु उसके जीवन को भी समाप्त कर सकता है। जीवन का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति स्वयं भी अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की जाती है और कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए यदि कोई कार्रवाई करता है तो उसे आत्मरक्षा के निमित्त की गई कार्रवाई माना जाता है और उसे अपराध नहीं माना जाता है। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत दूसरा जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है और समानता के अधिकार के अंतर्गत यह माना जाता है कि सभी व्यक्ति समान है, लेकिन इस समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी व्यक्ति समान है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में सम्मान किया जाएगा और उसको उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। राज्य के द्वारा व्यक्ति के मध्य लिंग, धर्म, वर्ण, जाति आदि के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकार आते हैं वो हैं सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, वर्ण या लिंग के आधार पर व्यक्तियों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। अर्थात समाज में सभी व्यक्ति समान होंगे। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा और किसी भी आधार पर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा और धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर उनके मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अंतर्गत दूसरा जो है प्रकार है समानता के अधिकार का वो है राजनीतिक समानता। और राजनीतिक समानता का तात्पर्य ये है कि सभी व्यक्तियों को शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर उन्हें अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार समान रूप से सभी को प्राप्त होगा और उनके मध्य शासन संबंधी कार्यों में भाग लेने के लिए धन, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरे प्रकार की जो समानता है वो आर्थिक समानता है और आर्थिक समानता का तात्पर्य ये नहीं है कि संपत्ति का वितरण सभी व्यक्तियों के मध्य समान रूप से होगा। आर्थिक समानता का तात्पर्य ये है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए समाज में। संपत्ति एवं उत्पादन के जो साधन हैं उनका जो वितरण है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के मध्य उनका करीब समान तो नहीं हम कह सकते कि लेकिन न्याय संगत वितरण होना चाहिए। आर्थिक समानता का एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि किसी भी राज्य में व्यक्ति के पास
की जो न्यूनतम आवश्यकता है उनकी पूर्ति होनी चाहिए। उसके पास कम से कम इतने साधन होने चाहिए कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सके। नागरिक अधिकारों के अंतर्गत दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के का जो अधिकार है वो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक है। स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छानुसार कुछ भी कर सके बिना किसी अपना उच्छृंग आचरण कर सके। स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने इच्छानुसार किसी बाह्य बंधन के अपने जीवन के विकास के ढंग को चुन सके। यह स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा है। स्वतंत्रता के अंतर्गत यह माना जाता है कि सभी व्यक्ति को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। स्वतंत्रता के अंतर्गत जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए जो आवश्यक हैं वो निम्न प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन अपनी इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकता है। इसके अंतर्गत यह सम्मिलित है कि कानून के उल्लंघन किए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति का अपने शरीर पर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरा अधिकार है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यह माना जाता है कि व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए और वह अपने विचारों को लिखित रूप से या भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। सरकार व्यक्ति के इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत ये है कि व्यक्ति को आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। आने जाने की स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य के अंतर्गत उसे आगमन की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता उसके मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। राज्य इस पर उपयुक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानना उसका आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी धर्म का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है और व्यक्ति का जो विश्वास है उस विश्वास के अनुसार वो अपने धर्म का अनुसरण कर सकता है और उपासना कर सकता है। स्वतंत्रता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिकार है समुदाय या संगठन बनाने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाने के अधिकार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है राजनीतिक संगठनों का है और इसलिए डेमोक्रेसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राजनीतिक संगठन के रूप में राजनीतिक दलों का निर्माण कर सकता है या किसी भी राजनीतिक दल का
सदस्य हो सकता है। इसके अलावा अपने व्यवसाय या अन्य आधारों पर भी व्यक्ति को समुदाय बनाने का अधिकार है, लेकिन संगठन बनाने के इस अधिकार पर भी राज्य के द्वारा कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। संगठन बनाने का अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जीवन के विविध क्षेत्र में उन्नति करने के लिए अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण कर सके। ये व्यक्ति को मुख्य रूप से ये स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है नागरिक अधिकार के अंतर्गत। नागरिक अधिकार के अंतर्गत तीसरा जो अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है वो मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए संपत्ति रखने का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति ने कानूनी तरीके से जो संपत्ति का उपार्जन किया है उसका वो अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसके द्वारा अर्जन धन का वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सके। राज्य के द्वारा यदि किसी कारण से उसकी व्यक्तिगत संपत्ति ली जाती है तो उसे उसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास करने के लिए जरूरी है। रोजगार का अधिकार व्यक्ति को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने रहने के लिए, शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति यह धन किसी प्रकार के रोजगार के माध्यम से प्राप्त करता है। इसलिए यह अब आवश्यक माना जाता है कि व्यक्ति को रोजगार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित मात्रा में उसके द्वारा किए गए काम का मूल्य दिया जाना चाहिए। रोजगार का अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति को उसके जीवन यापन करने के लिए रोजगार पाने का अधिकार प्रदान करता है। एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं है, अपितु उसे काम के बदले उपयुक्त जो धन है वो प्रदान किया जाना चाहिए। नागरिक अधिकार के अंतर्गत एक अधिकार जो आजकल प्रमुख माना जाता है वो है शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार से तात्पर्य ये है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति क्योंकि अपने मानसिक और नैतिक विकास करता है, इसलिए एक राज्य के द्वारा व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा प्रदान करने में राज्य के द्वारा निर्धन और धनी दोनों वर्गों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए और जो निर्धन वर्ग है या समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसको शिक्षा राज्य के द्वारा फ्री दी जानी चाहिए। ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत माना जाता है और वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के द्वारा यह माना जाता है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए। ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा अधिकार, ये सब नागरिक अधिकार है और एक राज्य के व्यक्ति को, राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए। दूसरे प्रकार का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि जो नागरिक अधिकार हैं वो उस राज्य के नागरिकों को तो प्राप्त होने ही चाहिए। इसके अलावा उनमें से कुछ अधिकार जैसे कि समानता का अधिकार हम मान सकते हैं या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो उस राज्य में निवास करने वाले अन्य विदेशी या अन्य लोगों को भी प्राप्त होते हैं।
लेकिन जो राजनीतिक अधिकार हैं उनके बारे में स्थिति स्पष्ट है सभी राज्यों में, डेमोक्रेटिक राज्य के अंतर्गत, कि वो अधिकार केवल उस राज्य के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। जो राजनीतिक अधिकार हैं वो निम्न है। पहला है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार प्रत्येक राज्य में, क्योंकि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो यह माना जाता है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो लोगों में निवास करनी चाहिए। राजनीतिक अधिकार क्योंकि उसी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, इसलिए उस देश की शासन प्रणाली में भाग लेने का जो अधिकार है वो नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए, यह माना जाता है। और नागरिकों को जो ये अधिकार है वो संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा दिया जाता है। नागरिक अधिकार के अंतर्गत मत देने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया जाता है और उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित होनी चाहिए और जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी देशों में यह माना जाता है कि जो मत देने का अधिकार है उसका वो वयस्क मत अधिकार पर होना चाहिए, अर्थात मत देने का जो अधिकार है वो नागरिकों को, उसके लिए एक निश्चित आयु निर्धारित कर दी जाती है और जो व्यक्ति उस आयु को प्राप्त कर लेता है और कुछ और शर्तों को प्राप्त कर लेता है उन सभी को समान रूप से मताधिकार दिया जाता है। मताधिकार देने में जाति, धर्म, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं दिया जाता। प्रत्येक वयस्क व्यक्तियों को चुनाव में मत देने का अधिकार होता है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा अधिकार है सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। सार्वजनिक पद पाने का अधिकार से तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है और किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण या लिंग के आधार पर सार्वजनिक पद पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त होने का समान अवसर होना चाहिए और उनके मध्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए जो निर्धारित योग्यता है उसको पूरी करता हो तो उसे सार्वजनिक पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो राजनीतिक अधिकार है वो निर्वाचित होने का अधिकार है। निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। जनता को न केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है बल्कि स्वयं शासन संचालन में या प्रक्रिया में भाग लेने का भी अधिकार है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जिन सभी को मत देने का अधिकार है वो सभी यदि कुछ निर्धारित योग्यताओं को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें अपने राज्य की व्यवस्थापिका का सदस्य बनने का या कार्यपालिका का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त है। और निर्वाचित होने के अधिकार के अंतर्गत ये, क्योंकि ये सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है और उनके मध्य जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि वह कुछ आयु संबंधी या अन्य जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनको पूरा करते हों तो प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाचित होने का अधिकार है। प्रार्थना पत्र देने का अधिकार। प्रार्थना पत्र देने के अधिकार का तात्पर्य है कि नागरिकों को अपने राज्य के प्रशासन के समक्ष प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है और इन प्रार्थना पत्र के द्वारा यदि उसे किन्हीं चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है तो वो राज्य के समक्ष ध्यान में ला सकता है इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि वो उसकी जो उसके साथ जो अन्याय हो रहा है या उसको दूर करने का प्रयास करे। तो एक तरीक़ा से प्रार्थना पत्र देने का जो अधिकार है वो नागरिकों को, प्रशासन को नागरिकों
की शिकायतों को दूर करने का इसके माध्यम से अवसर प्रदान करता है। तो एक राज्य के द्वारा मुख्य रूप से जो अधिकार दिए जाते हैं वो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार होते हैं। इन अधिकारों को संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा दिया जाता है, और यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राज्य के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण